मी आता रेकॉर्डिंग स्टार्ट करतोय तर ओके 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 सर. माझा आवाज येतो ना सर बरोबर? हो येतोय येतोय. ओके, थैंक यू सर. ओके, हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू. आज हम लोग कक्षा 9वीं का गणित भाग 1 का पहला पार्ट का रिवीजन कर रहे हैं. ऑलरेडी ये पार्ट आप लोग को जून जुलाई में हो चुका है. आज हम लोग इसका रिवीजन करने वाले हैं, जिसका प्रकीर्ण प्रश्न संग्रह 1 का शुरू के 2 सवाल आपको ऑलरेडी पढ़ाए जा चुके हैं. आज हम लोग इस प्रकीर्ण प्रश्न संग्रह 1 का तीसरा, चौथा और 5वां सवाल करने वाले हैं. तो इन 3 सवालों पे आज हम लोग का विशेष रूप से ध्यान रहेगा. और शुरुआत करने से पहले थोड़ा सा हम लोग रिकैप कर लेते हैं, पुनरावर्तन कर लेते हैं. इस पाठ में सबसे पहले आप लोगों को चर्चा किया गया था कि समुच्चय क्या होता है. सरल भाषा में तो हम कह सकते हैं कि समूह को समुच्चय बोलते हैं. लेकिन जब समूह को ही समुच्चय बोला जाता तो समुच्चय जैसा इतना कठिन शब्द की क्या जरूरत थी. तो समूह से मिलता जुलता जरूर है पर थोड़ा सा अलग है. समुच्चय का मतलब क्या होता है कि ऐसा समूह जिसका निश्चित आकलन किया जा सके. ऐसा नहीं होना चाहिए कि एक व्यक्ति उस समूह के बारे में अलग अलग घटक की चर्चा करे और दूसरा व्यक्ति उस समूह के बारे में अलग अलग घटक की चर्चा करे, तब उसको हम समुच्चय नहीं बोलते हैं. जैसे अगर हमें एक क्रिकेट की एक टीम बनाना है अपने क्लास में से, तो पता चला उसमें से 20 बच्चे खड़े हो गए कि हाँ सर हम खेलेंगे. लेकिन हमें तो चुनना है कि उसमें से 11 अच्छे बच्चे कौन हैं. अब 11 अच्छे बच्चे चुनने के लिए इतना आसान नहीं है. क्यों? मेरी राय अलग होगी, आप में से किसी की राय अलग होगी, दूसरे सर की राय अलग होगी, है ना, क्योंकि सबका नजरिया अलग अलग हो जाता है. तो ऐसे में 11 निश्चित जो खिलाड़ी हैं वो हम सब अलग अलग बताएंगे. तो उसको हम समूह तो बोलते हैं, खिलाड़ियों को समूह बोलते हैं, पर उसको समुच्चय नहीं बोलते हैं. तो इसलिए समुच्चय की संकल्पना बहुत क्लियर होनी चाहिए कि सिर्फ समूह बोलने से काम नहीं बनता है. सिर्फ समूह बोलने से काम बन जाता है तो समुच्चय जैसा कठिन शब्द की जरूरत नहीं पड़ती. हाँ, अगर हम एक दूसरे उदाहरण की चर्चा करें कि जैसे 10 से छोटी प्राकृतिक संख्याएं. अब 10 से छोटी प्राकृतिक संख्याओं की जब बात किया जाएगा तो जो भी गणित का जानकार होगा, जो भी प्राकृतिक संख्याओं की समझ रखता है, हर कोई 1 से लेकर 9 तक की संख्याओं बताएगा. इसमें ये नहीं कि हाँ कोई स्टूडेंट है तो अलग बताएगा, सर है तो बोलेंगे नहीं इसमें 11 भी आएगा. ऐसा नहीं चलेगा, तब हम उसको समुच्चय मतलब वो गलत समुच्चय हो जाएगा. तो समुच्चय का मतलब घटक निश्चित होते हैं, ये आपको समझना जरूरी है. इसके बाद समुच्चय को व्यक्त करने के लिए हम लोग संकेत का इस्तेमाल करते हैं. जैसे हमारा आपका नाम व्यक्त करने के लिए अलग अलग नाम दिया गया है, वैसे ही समुच्चय के बारे में बात करने के लिए हमेशा अंग्रेजी के ए से जेड तक के किसी भी अल्फाबेट का इस्तेमाल हम करते हैं, लेकिन कैपिटल लेटर में लिखते हैं. और समुच्चय हमेशा धनु कोष्टक के अंदर लिखते हैं और उसके घटकों को कॉमा से अलग किया जाता है. इसके अलावा आपको यह भी पढ़ाया गया है कि समुच्चय लिखने का 2 तरीका है, एक सूची पद्धति और दूसरा गुण वर्णन पद्धति. सूची पद्धति मतलब सभी घटकों को हम अलग अलग लिख देते हैं और गुण वर्णन पद्धति का मतलब होता है कि हम घटक लिखते नहीं है पर घटक की विशेषता बताते हैं. ठीक है. इसके बाद आपको सम समुच्चय बताया गया, सीमित समुच्चय, अनंत समुच्चय, रिक्त समुच्चय की संकल्पना दिया गया. और लास्ट एक्सरसाइज जो था वो आपको 2 अलग अलग समुच्चयों का प्रतिच्छेदन और उन 2 अलग अलग समुच्चयों का संघ की संकल्पना दिया गया था. और इसी से संबंधित आज का हमारा टॉपिक है जो कि प्रश्न नंबर 3 में हमको बताया गया. तो अभी हम लोग प्रश्न नंबर 3 की चर्चा करते हैं आपको. और यही एक्चुअल में पहचान है समुच्चय का, ये भी आपको ध्यान में रखना है
कि जब भी हम समुच्चय पाठ की बात करते हैं तो हमारे दिमाग में ये सवाल आता है कि हाँ भाई, कि इस टाइप के सवाल हल करते हैं जो मतलब उनको समुच्चय की समझ है। जैसे यहाँ पे प्रश्न है, किसी समूह के 100 सदस्यों में से 72 सदस्य अंग्रेजी बोलते हैं, 43 फ्रेंच बोलते हैं, और एक खास बात यह है कि सभी सदस्य कुछ न कुछ भाषा, कोई एक भाषा जरूर बोलते हैं। ये बड़ा इंपॉर्टेंट शब्द है, यहाँ इसको आप इग्नोर नहीं कर सकते हो, ध्यान में रखना। ये बहुत इंपॉर्टेंट शब्द है, कम से कम एक भाषा जरूर बोलते हैं। तो हमें 3 प्रश्नों का जवाब देना है। केवल अंग्रेजी बोलने वाले, अगेन यहाँ पे केवल बड़ा इंपॉर्टेंट शब्द है। सिर्फ फ्रेंच बोलने वाले, देखो ये अलग अलग आपको उलझाने का, शब्दों के जाल में उलझाने का प्रयास किया गया है। यहाँ केवल शब्द इस्तेमाल किया गया है, यहाँ सिर्फ, जबकि केवल और सिर्फ दोनों का मतलब एक ही होता है, दोनों एक दूसरे के समानार्थी शब्द है। उसके बाद है दोनों भाषाएं बोलने वाले। अगर इन 3 चीजों पे, 4 चीजों पे आप अच्छी तरह कॉन्सेंट्रेट करते हो, ये सवाल आपके लिए आसान हो जाता है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, कुल 100 सदस्य हैं जिसमें से 72 अंग्रेजी बोलते हैं। तो अगर हम मान लें, माना अंग्रेजी बोलने वाले सदस्य, हम मान लेते हैं कि भाई अंग्रेजी कितने लोग बोलते हैं, उनको हम एक संकेत देते हैं समुच्चय की परिभाषा के हिसाब से। उसको कैपिटल में कोई भी अक्षर दे सकते हैं, जैसे अंग्रेजी है तो मैं उसको ए लिख दे रहा हूं, इनको मैं ए बोल दे रहा हूं। तो इसलिए एन ए बराबर, एन का मतलब ए के घटकों की संख्या। तो अंग्रेजी बोलने वाले कुल कितने घटक हैं यहाँ पर, जिनको यहाँ सदस्य बोला गया है, 72। और दूसरा है कि फ्रेंच बोलने वाले, तो हम मान लेते हैं, माना फ्रेंच बोलने वाले सदस्य, अगेन इसको आप ए के अलावा कोई भी अल्फाबेट मान सकते हो, बी सी डी कुछ भी मान सकते हो। तो समझ में आया, इसके लिए मैं फ्रेंच के लिए एफ ले ले रहा हूं, ताकि कहीं कभी भी रास्ते में जब एफ पढ़े तो दिमाग में हाँ फ्रेंच की बात हो रही है। आप बी लिख सकते हो, सी डी कुछ भी लिख सकते हो। और इस आधार पे हम कर सकते हैं एन एफ, यानी मतलब एफ की संख्या, फ्रेंच बोलने वालों की संख्या। और फ्रेंच बोलने वालों की संख्या कितना है, 43 बच्चे फ्रेंच बोल रहे हैं। अब ये हो गया अंग्रेजी बोलने वाले, वो हो गया फ्रेंच बोलने वाले। इस 100 क्या है, इस 100 का संबंध देखो इससे है, ध्यान में रखो, क्योंकि ये दोनों को अगर आप दोनों में से किसी एक को इग्नोर करते हो तो आपका गणित गलत हो जाएगा। यहाँ पर कुल सदस्य 100 हैं, मतलब ए और बी, ए और एफ को मिला के 100 है। कभी कभी ए और एफ मिला के 100 नहीं होते हैं, ध्यान में रखना। अगर यहाँ लिखा रहेगा कि कुछ लोग ऐसे जो कोई भाषा नहीं बोलते हैं, तो ए और एफ मिला करके ये नहीं होगा, तब पहले उसको माइनस करना पड़ेगा। लेकिन फिलहाल सब लोग कुछ न कुछ बोल रहे हैं, तो इसका मतलब ये दोनों को मिलाएंगे तो ये आएगा। और समुच्चय की भाषा में दोनों को मिलाएंगे का मतलब होता है उनका संघ, दोनों का संघ, जिसको हम समुच्चय के सांकेतिक भाषा में बोलते हैं एन ए यू एफ। यू का मतलब क्या होता है यहाँ पर, संघ, ए यू एफ बराबर 100। तो ए और एफ का संघ के घटकों की संख्या कितना है, 100। ओके, अब इसके बाद अलग अलग प्रश्न है, और सबसे मुख्य बात है कि कम से कम सब लोग एक भाषा जरूर बोलते हैं। तो यहाँ पर हम दोनों भाषा बोलने वालों की संख्या सबसे पहले ज्ञात करेंगे।
कि दोनों भाषा बोलने वाले कितने लोग हैं। दोनों भाषा बोलने वाले सदस्य, जिसको कि यहाँ समुच्चय भाषा में सांकेतिक रूप में लिखा जाता है ए उल्टा यू एफ। उल्टा यू को हम पढ़ते हैं प्रतिच्छेदन, ए और एफ का प्रतिच्छेदन, ये हमें ज्ञात करना है। उसके अलावा दो प्रश्न और हैं कि केवल अंग्रेजी बोलने वाले कितने हैं और केवल फ्रेंच बोलने वाले कितने हैं। तो सबसे पहली बात तो ये आपका ढांचा आपके दिमाग में आना चाहिए कि अंग्रेजी बोलने वाले हमने ए मान लिया, फ्रेंच बोलने वाले हमने एफ मान लिया, और दोनों मिलाकर के 100 है। तो दोनों बोलने वाले को प्रतिच्छेदन बोला जाता है, वो हमें ज्ञात करना है। और प्रतिच्छेदन ज्ञात करने के लिए एक फार्मूला बनता है कि दोनों का संघ मतलब ए यू एफ बराबर उन दोनों का योगफल। याद रखो ए धन बी ऋण ए प्रतिच्छेदन बी, इस तरह से याद करने के बजाय हमेशा ऐसे याद किया करो कि दोनों का संघ बराबर उन दोनों का योगफल, मतलब एन ए प्लस यहाँ पर कौन है एन एफ, माइनस दोनों का प्रतिच्छेदन। याद रखो ये और ये देखने में ऐसा लगेगा एक जैसा है, पर है फर्क है, ये संघ है ये प्रतिच्छेदन है, और ये फार्मूला आपको ध्यान में रहना चाहिए। इस पाठ में यही एक फार्मूला है केवल, और यही फार्मूला इस पाठ की पहचान भी है। अब यहाँ पे केवल आपको मान रखना है संघ की जगह पर 100, अंग्रेजी बोलने वाले 72, फ्रेंच बोलने वाले 43, और दोनों बोलने वाले फिलहाल हमें ज्ञात करना है। तो इसको हम वैसे ही लिख देते हैं। तो 100 तो ऐसे ही लिखेंगे फिलहाल, 72 और 43 को जोड़ सकते 3 2 5 7 4 11, ऋण एन ए प्रतिच्छेदन एफ। अब यहाँ पे इस सवाल को दो तरीके से आगे बढ़ सकते हो आप। अब इस सवाल को दो तरीके से आगे बढ़ सकते हो। एक तो ये कि आप इसको यहीं रखो, इसको इस तरफ ले जाओ, ये माइनस हो जाएगा, या इसको ज्ञात करना है तो इसको मैं इस तरफ ले लेता हूं, ये माइनस वाला इस तरफ हो जाएगा तो प्लस हो जाएगा। एन ए प्रतिच्छेदन एफ, याद रखो ये इस तरफ आया तो माइनस का प्लस हो गया, 115 ऐसे ही रह गया, 100 इधर ले गए तो माइनस हो गया। तो इस तरह से आपको ए प्रतिच्छेदन एफ बराबर क्या हो गया, ए प्रतिच्छेदन एफ एन ए प्रतिच्छेदन एफ बराबर 115 में से 100 घटाओगे तो 15। ये एक आंसर आपको प्राप्त हुआ कि दोनों भाषा बोलने वाले कितने बच्चे हो गए, 15 बच्चे। अब इसके बाद देखो हमेशा ये ध्यान में रखो, जरूरी नहीं कि जो प्रश्न पहले बोला उसी का जवाब पहले आएगा, ऐसा कुछ जरूरी नहीं। यहाँ पे जो प्रश्न लास्ट में पूछा उसका जवाब हमें पहले मिल गया। अभी दो प्रश्नों का जवाब और ढूंढना है कि अंग्रेजी, केवल अंग्रेजी बोलने वाले। याद रखो अगर मैं बोलूं अंग्रेजी बोलने वाले तो अंग्रेजी बोलने वाले तो है 72 लोग हैं, तो इसलिए केवल शब्द बड़ा महत्वपूर्ण है कि केवल अंग्रेजी बोलने वाले कितने हैं। तो आपको ये समझना है कि इसके लिए केवल अंग्रेजी बोलने वाले अगर आपको ज्ञात करना है तो आपको ये समझना है कि अंग्रेजी तो 72 लोग बोल रहे हैं, लेकिन अब वो जो 72 लोग अंग्रेजी बोल रहे हैं उसमें से कुछ ऐसे भी हो सकते हैं जो दोनों बोल रहे हैं। तो जैसे होता है ना क्रिकेट में कि कोई बैटिंग भी करता है बॉलिंग भी कर सकता है, जिसको हम ऑलराउंडर बोलते हैं। तो अगर मैं बोलूं बैटिंग कितने लोग करते हैं तो जो दोनों करने वाले वो भी खड़े हो जाएंगे, है ना। लेकिन अगर मैं बोलूं नहीं 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 मुझे दोनों, मुझे सिर्फ वही बच्चे चाहिए जो केवल बैटिंग कर सकते हैं, तब क्या होगा, वो जो दोनों खेलने वाले हैं वो बैठ जाएंगे, सिर्फ बैटिंग करने वाले खड़े होंगे। ठीक उसी तरह यहाँ पर केवल अंग्रेजी वाले अगर हम निकालना है
तो जो कुल है अंग्रेजी वाले 72, उसमें से हमें दोनों वालों को माइनस कर देना होगा। तो 72 में से 15 को जब माइनस करोगे, यहाँ पे 2 में से 5 नहीं घटेगा, 12 में से 5 घटाएंगे 7, यहाँ 6 बचा, 6 में से 1 घटाएंगे तो 5। इस तरह से हमें प्राप्त होता है केवल अंग्रेजी बोलने वाले। ठीक इसी तरह केवल फ्रेंच वाले भी हम निकाल सकते हैं। अब ये मत कंफ्यूज हो जाना कि प्रश्न में सिर्फ लिखा है, सिर्फ केवल दोनों एक ही मतलब हुआ। केवल फ्रेंच बोलने वाले अगर हमें ज्ञात करना है तो अगेन यही सिचुएशन है कि फ्रेंच बोलने वाले तो 43 लोग खड़े हो जाएंगे क्लास में। 100 लोगों की क्लास है तो उसमें पूछूंगा फ्रेंच कितने लोग बोलते हो, 43 लोग खड़े हो जाएंगे। लेकिन बोलूंगा नहीं यार, इसमें से ना जो दोनों बोलते हैं ना वो लोग मुझे नहीं चाहिए, वो लोग बैठ जाओ। तब क्या होगा, तब जो खड़े रहेंगे वो कैसे बच्चे होंगे, केवल फ्रेंच बोलने वाले। तो केवल फ्रेंच वालों को अगर हमें ज्ञात करना है तो कुल फ्रेंच वालों में से दोनों वालों को माइनस कर देना होगा। तो 13 में से 5 घटाएंगे 8, 3 में से 1 घटाएंगे 2। तो इस तरह से इस प्रश्न का जवाब हमें प्राप्त हो जाता है कि दोनों भाषा बोलने वाले 15 लोग हैं, केवल अंग्रेजी बोलने वाले 57 लोग हैं, और अंग्रेजी और फ्रेंच में से केवल अंग्रेजी बोलने वाले 57 और केवल फ्रेंच बोलने वाले 28 बच्चे हैं। देखो बच्चे, इसी सवाल को हम एक और तरीके से कर सकते हैं। इसी सवाल को, जिसको हम बोलते हैं वेन आकृति, बड़ा सरल है वेन आकृति। अगर इसी सवाल को वेन आकृति से करना हो तो कैसे किया जा सकता है, जरा उसको भी देख लेते हैं हम लोग कि अगर वेन आकृति से किसी ने बोला कि सवाल को करो तो कैसे कर सकते हैं। और कभी कभी वेन आकृति से इतना आसान हो जाता है कि मौखिक रूप में आपको जवाब मिल सकता है। उसके लिए हमें क्या सोचना होगा कि सबसे पहले हम वेन आकृति के माध्यम से दिखाने का प्रयास करेंगे कि जो प्रश्न है वो कह रहा अंग्रेजी बोलने वाले 72 लोग हैं। तो जैसे मैंने एक वृत्त बनाया जिसको वेन आकृति के नजरिए से देखा जाए, तो ये वृत्त में हमने उन लोगों को खड़ा कर दिया जो अंग्रेजी बोल सकते हैं और उसको संकेत क्या दे दिया, ए। इसमें कुल कितने लोग खड़े हो जाएंगे, 72 लोग। 72 लोग कहीं भी खड़े हो सकते हैं। एक दूसरी आकृति में बना रहा हूं जिसे फ्रेंच बोलने वाले खड़े होंगे। लेकिन अब ये सोचना है कि वो दूसरी आकृति में अलग बनाऊं कि इसी पे थोड़ा मिलाते हुए बनाऊं, ये यहाँ पे विचार करना होता है। तो वो कैसे समझ में आएगा, वो इससे समझ में आएगा कि दोनों भाषा बोलने वाले भी कुछ लोग हैं। तो इसका मतलब जो दूसरा आकृति हम बनाएंगे, दूसरा जो वृत्त बनाएंगे, इसको मिलाते हुए थोड़ा सा बना दिए और इसको मैंने यफ मान लिया। अब प्रश्न क्या कह रहा है कि इस जगह में 43 लोग खड़े हैं, इसमें पूरे 43 लोग खड़े हैं, इसमें पूरे 72 लोग खड़े हैं। हमें पता करना है कि इस जगह में कितने लोग खड़े हैं। तो अगर मैं मान लूं कि इसमें जो है x लोग खड़े हैं, इसमें मैं मान लेता हूं x लोग खड़े हैं, तो सिर्फ इस जगह में कितने खड़े होंगे। ये कैसा है, दोनों वाला, ये दोनों वाला है। दोनों वाले में हमने क्या मान लिया कि x लोग खड़े हैं। तो सिर्फ इसमें कितने लोग खड़े होंगे, 72 माइनस x। सिर्फ इसमें कितने लोग खड़े होंगे, 43 माइनस x, क्योंकि पूरे 43 इस पूरे वृत्त में है, जिसमें से x लोग इस जगह पे हैं। तो खाली इस जगह में कितने लोग रहेंगे, 43 माइनस x। और इन सबका योगफल मतलब 72 माइनस x प्लस x प्लस 43 माइनस x बराबर कितना होगा, 100। अब यहां से देखो तो ये x इस x से कट जाएगा, 72 और 43 जोड़ोगे 3 2 5, 7 4 11, ऋण x बराबर 100। तो यहां से 115 ऋण 100 बराबर कितना आ गया, x। तो 15 बराबर x।
इस तरह से हमें x का मान मालूम पड़ गया। और जब x का मान मालूम पड़ गया तो इसका मतलब क्या हुआ कि दोनों भाषा बोलने वाले कितने लोग हैं, 15 लोग। और जब दोनों भाषा मालूम पड़ गया तो ये एरिया कौन सा है, केवल अंग्रेजी वालों का। वो कैसे निकालोगे, 72 में से 15 घटा दोगे। ये एरिया किसका है, केवल फ्रेंच वालों का। ये कैसे निकलेगा, 43 में से x अर्थात 15 को घटा दोगे। इस तरह से आपको ये दूसरी विधि है, आप चाहे उस विधि से करो चाहे इस विधि से करो, दोनों चलेगा। लेकिन ये मत सोच रहा है ये छोटा दिख रहा है, वो बड़ा, वो भी बड़ा नहीं था, वो खाली जो हमने मानने की प्रक्रिया था उससे वो बड़ा दिखने लगा था। लेकिन इसमें भी मानना तो पड़ेगा ही कि ए मतलब क्या, एफ मतलब क्या, दोनों मतलब क्या। ओके, तो इस तरह से ये तीसरा प्रश्न होता है। इसके बाद हमको चौथा प्रश्न देखना है। चौथा प्रश्न क्या कह रहा है बच्चों, ध्यान दो चौथे प्रश्न पे। अगेन सिमिलर क्वेश्चन है। चौथा प्रश्न कि पार्थ ने वृक्ष संवर्धन सप्ताह में 70 वृक्षों का वृक्षारोपण किया और प्रज्ञा ने 90 वृक्षों का वृक्षारोपण किया। प्रश्न नंबर 4 क्या कह रहा है कि हम मान लेते हैं, माना जो पार्थ ने वृक्ष लगाए हैं उसको हम अगर, अभी देखो दोनों का नाम पी से ही है इसलिए वो पी तो मानना सही नहीं होगा, लेकिन हम क्या करते हैं यहाँ पर, माना पार्थ द्वारा लगाए गए वृक्ष, अगर इसको मैं ए मान लूं तो यन ए कितना हो जाएगा, पार्थ ने कितना वृक्ष लगाया है 70, यन ए बराबर कितना हो गया 70। प्रज्ञा ने 90 वृक्ष लगाया तथा प्रज्ञा द्वारा लगाए गए वृक्षों की संख्या को अगर मैं बी मान लूं तो एन बी बराबर क्या हो जाएगा 90। अब आगे प्रश्न क्या कह रहा है, दोनों ने मिलकर 25 वृक्षों का वृक्षारोपण किया। मतलब 70 इसने लगाया 90 इन्होंने लगाया, लेकिन दोनों ने इसी में दोनों ने मिलकर ही लगाया है कुछ वृक्ष, तो उसको ये भी गिन रहा है ये भी गिन रही है, तो उसको बोलते दोनों। और दोनों के लिए दोनों द्वारा लगाए गए वृक्ष, ये बड़ा कंफ्यूजन होता है, लगाए गए वृक्ष, इसको हम लोग समुच्चय की भाषा में लिखते हैं यन ए प्रतिच्छेदन बी, और वो कितना है 25। तो प्रश्न है कि पार्थ अथवा प्रज्ञा ने कुल कितने वृक्ष लगाए। तो ये अथवा बहुत इंपॉर्टेंट शब्द है। तो पार्थ अथवा प्रज्ञा द्वारा लगाए गए कुल वृक्ष को यहां समुच्चय की भाषा में हम लिखते हैं ए संघ बी, और ये हमको ज्ञात करना है कि ए संघ बी कितना होगा। ठीक है, तो सिचुएशन वही, दोनों ने कुछ न कुछ वृक्ष जरूर लगाए हैं, और चूंकि इस प्रश्न में उसकी कोई चर्चा नहीं है तो हम लोग इसी तरह से आगे बढ़ते हैं कि पार्थ ने 70 वृक्ष लगाया, प्रज्ञा ने 90 वृक्ष लगाया, दोनों मिलकर के 25 वृक्ष लगाए हैं। तो पार्थ अथवा प्रज्ञा द्वारा कुल कितने वृक्ष लगाएंगे। तो कभी कभी हम क्या होते हैं, अगर समुच्चय की समझ नहीं है तो हम इन तीनों को जोड़ देते हैं, जबकि वहां पे गलत क्या हो जाता है कि ये दोनों जो 25 है, ये 25 ये भी गिन रहा है और ये भी गिन रही है, तो मतलब इस 70 में ये 25 छिपा हुआ है और 90 में भी ये 25 छिपा हुआ है। जैसे फिर से वही पुराना उदाहरण आता है कि जैसे क्लास में अगर अंग्रेजी और गणित की परीक्षा लिया जाए तो कुछ बच्चे ऐसे होंगे, अगर मैं मान लेता हूं कि सभी पास हो रहे हैं, तो
कुछ बच्चे ऐसे होंगे केवल अंग्रेजी में पास होंगे, कुछ ऐसे होंगे केवल गणित में पास होंगे, और कुछ ऐसे होंगे जो दोनों में पास होंगे। तो दोनों में पास मतलब कुछ अलग नहीं हो गया। अगर मैं कहूंगा अंग्रेजी में कितने पास है, तो केवल अंग्रेजी वाले तो खड़े होंगे, लेकिन जो दोनों में पास है वो भी तो खड़े हो जाएंगे जब अंग्रेजी की बात आएगी। मतलब क्या हुआ, वैसे यहाँ पे भी कि पार्थ ने कितने वृक्ष लगाए, 70, तो इसी 70 में 25 भी छिपा हुआ है। ओके, तो अब इसके बाद फिर से फॉर्मूला कि एन ए संग बी बराबर एन ए प्लस एन बी माइनस एन ए प्रतिच्छेदन बी। ओके, यहां पे ये हमें ज्ञात करना है, तो इसको हम ऐसे ही उतार लेंगे। एन ए की जगह पे 70, एन बी की जगह पे 90, और ये है 25, तो 9 7 16 ऋण 25 करेंगे, 0 10 में से 5 घटाएंगे 5, यहाँ 5 में से 2 घटाएंगे 3, और ये 1। इस तरह से हमें प्राप्त होता है कि दोनों द्वारा लगाए गए वृक्षों की कुल संख्या कितनी है, 135। ओके, इसके बाद इसी प्रकीर्तन संग्रह का 5वां सवाल हम देखते हैं। 5वां सवाल क्या कह रहा है। अब यहाँ पे अगर आप देखोगे तो एकदम सीधा सीधा सवाल है, क्योंकि शब्दों में जानकारी नहीं दिया है, सीधे सांकेतिक रूप में जानकारी दिया है, और हमेशा सांकेतिक रूप में जानकारी थोड़ा सा आसान लगता है। हालांकि मतलब दोनों का एक ही है, पर फिर भी एक मानसिक दृष्टिकोण से, साइकोलॉजिकल तरीके से अगर बात किया जाए तो थोड़ा सा आसान लगता है। कि आपको 5वां प्रश्न क्या कह रहा है कि एन ए बराबर 20 दिया गया है। यहाँ पर एन ए का मान 20 दिया गया है, और एन बी का मान 28, और दोनों का संग 36 दिया है। मतलब ए संग बी बराबर 36। इस तरह से हमें जानकारी दिया गया है। हमें दोनों का प्रतिच्छेदन ज्ञात करना है, ए प्रतिच्छेदन बी। तो अब भी हमने जो सवाल किया, जो क्या मतलब दोनों सवाल वही था, ये भी वही सवाल है, सीधे सीधे है। तो आपको सीधे सूत्र इस्तेमाल करना है कि दोनों का संग बराबर प्रत्येक का योगफल माइनस दोनों का प्रतिच्छेदन। ओके, तो यहां ध्यान ये देना कि संघ दिया, पिछले सवाल में हमको संघ ज्ञात करना था, यहाँ पे संघ दिया है, तो इसके स्थान पे 36, इसके स्थान पे 20, यहाँ 28, और ये हमें ज्ञात करना है कि दोनों का प्रतिच्छेदन कितना होगा। तो ये दोनों जोड़ देंगे, माइनस ए प्रतिच्छेदन बी। फिर से मैं बताना चाहूंगा, या तो आप इसको इस तरफ लो, धन हो जाएगा, या इसको यहीं रहने दो, इसको इधर लो। तो तीसरे सवाल मैंने वैसा किया था, तो आपको भ्रम दूर करने के लिए मैं अब ऐसे कर रहा हूँ, इसको यहीं छोड़ रहा हूँ, 36 ऐसे लिख रहा हूँ, 48 इधर लेऊंगा तो याद रखो माइनस हो जाएगा। अब ये इसलिए मैं ऐसे बता रहा हूँ कि इसमें अक्सर गलतियां होती हैं कि जब इसको उतारने लगते हो तो आप इस तरह से उतारते हो, ए प्रतिच्छेदन बी। अब ध्यान दो, इसमें गलती कहाँ हो जा रही है। जब हम इसको यहाँ उतार रहे हैं, ये अपने चिन्ह के साथ उतरेगा, और वो चिन्ह लगाना अक्सर अगर ऋण है तो हम इग्नोर करते हैं या भूल जाते हैं। यहाँ पे माइनस का चिन्ह आएगा। हाँ, जबकि अगर इसको हम इधर लेंगे तो प्लस हो जाएगा, लेकिन फिलहाल हम इधर ही छोड़ रहे हैं तो ये माइनस ही रहेगा। अब यहाँ एक धन है, एक ऋण घट जाएगा 12, लेकिन फिर से ध्यान क्या देना, बड़े वाले का चिन्ह। अब यहाँ पे हम दोनों पक्षों को अगर माइनस का गुणा कर दें तो माइनस कट जाएगा,
इसलिए हमको क्या जवाब प्राप्त हो जाएगा, 12 बराबर n a प्रतिच्छेदन b। इसी को हम ऐसा लिख सकते हैं, अर्थात n a प्रतिच्छेदन b बराबर 12। ओके, ओके। तो बच्चों इस तरह से यहाँ पर ये टॉपिक समाप्त होता है जो आज मेरे लिए अलॉट किया गया था कि तीसरा, चौथा, पांचवा और तीनों सवाल एक ही कॉन्सेप्ट पर आधारित थे कि दो आपको समुच्चय दिए गए हैं, उनका संघ और उनका प्रतिच्छेदन से संबंधित ये तीनों सवाल थे। अगर इनमें आप लोगों को कहीं कोई कंफ्यूजन है तो प्लीज आप पूछ सकते हैं। तो सूरज वर्मा, बेटा आपको क्या पूछना है? सूरज वर्मा। हाँ सर। हाँ पूछिए। सर मुझे ये वाला थोड़ा समझ में नहीं आया। लेकिन आपने तो हाथ जब मैं पढ़ाना शुरू किया उसके पहले से ही उठा के रखे हो, तो हाथ तो नीचे कर लेना चाहिए।